आज हम लोग देखेंगे ह्रास से जुड़े हुए कुल 3 शब्द कौन कौन होते हैं जिसको हम लोग ह्रास समझ लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। पहले है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन क्या होता है? किसी स्थायी संपत्ति के मूल्य में जो परमानेंट स्थायी कमी होती है उसे हम डिप्रिसिएशन कहते हैं या ह्रास कहते हैं। अब हम दूसरा देख लेते हैं, अब प्रचलन जिसको बोलते हैं ऑब्सोलेसेंस। ठीक है, ऑब्सोलेसेंस क्या होता है इसको देख लेते हैं हम लोग। ऑब्सोलेसेंस इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अप्रचलन। ठीक है, अप्रचलन क्या होता है? किसी नवीन टेक्नोलॉजी का जब आविष्कार हो जाता है तो जो हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी होती है वो निष्क्रिय हो जाती है, उसका प्रयोग लोग कम कर देते हैं और वो खर्चीली साबित होने लगती है, तो वो मार्केट से एकाएक गायब होने लगती है, यानी उसको हम अप्रचलन कहते हैं। ठीक है, तो उस स्थिति में भी संपत्ति पर जो मूल्य में एकाएक कमी हो जाती है और वो मार्केट से बाहर हो जाती है। दूसरा, ये पहला हो गया डिप्रिसिएशन, इसको हम लोग ह्रास करते हैं। ठीक है, ह्रास हो गया। दूसरा है ऑब्सोलेसेंस यानी अप्रचलन, और तीसरा जो पॉइंट है वो है उच्चावचन, जिसको बोलते हैं हम लोग फ्लक्चुएशन। ठीक है, फ्लक्चुएशन यानी इसको बोलते हैं उच्चावचन। उच्चावचन क्या होता है? किसी भी संपत्ति के मूल्य में वो अधिक हो जाए या संपत्ति का रेट गिर जाए, और ये किस कारण से? मांग और पूर्ति में परिवर्तन होने के कारण, तो उसे हम उच्चावचन कहते हैं, फ्लक्चुएशन। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ह्रास, प्रचलन और उच्चावचन। ये स्थायी संपत्तियों में परमानेंट होता है, क्रमिक होता है, धीरे धीरे होता है। ऑब्सोलेसेंस यानी प्रचलन जो होता है किसी नवीन टेक्नोलॉजी के आने के कारण होता है, और जो तीसरा है फ्लक्चुएशन यानी उच्चावचन या मांग और पूर्ति में परिवर्तन होने के कारण इसके मूल्यों में परिवर्तन होता है, कम या अधिक होता है, और ये अस्थायी होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ह्रास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिप्रिसिएशन। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिप्रिसिएशन। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिप्रिसिएशन को प्रभावित करते हैं? तो मेनली इसमें 3 फैक्टर हैं। जो पहला है वो आपका है टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, जो पहला है टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट, इसको बोलते हैं संपत्तियों की कुल लागत। अब ये जो कुल लागत होती है इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे इसमें हम ले सकते हैं कॉस्ट ऑफ परचेज। ठीक है, कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस इसमें आ जाएगा आपका फ्रेट आ जाएगा, यानी संपत्ति को खरीद करके अपने व्यवसाय में लाने तक का भाड़ा। फिर अगर कोई मध्यस्थ बीमा है तो उसको हम डाल देंगे इसमें इंश्योरेंस वाइल ऑफ ट्रांजिट। ठीक है, वाइल ऑफ ट्रांजिट। तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। इसमें हम लोग और भी एक चीज को जोड़ लेते हैं, इंस्टॉलेशन। इसमें और जोड़ लेते हैं इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस को ही जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। ठीक है, ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट। तो ये जो है, ये जो 4 फैक्टर हैं ये भी इससे संबंधित, और ये जो है ह्रास को प्रभावित करता है। ठीक है, फिर दूसरा फैक्टर हम लोग देखते हैं। दूसरा वाला क्या है? इसमें 3 फैक्टर हैं, पहला हो गया, दूसरा क्या हो गया? टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, फिर है एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। ठीक है, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स यानी
संपत्ति का उपयोगी जीवन काल, अनुमानित जीवन काल। ठीक है, जो अनुमानित जीवन काल होता है वो एक अनुमान लगा लिया जाता है कि संपत्ति जो हमारी 10 साल यूज में आएगी या 15 साल या 20 साल, उसी के आधार पर हम डिप्रिसिएशन करते हैं। तो ये जो उपयोगी जीवन काल होता है इसी का ये जो है डिप्रिसिएशन को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, और एक लास्ट है यानी थर्ड जो है इसी का है, थर्ड जो है एक कारण और है जो डिप्रिसिएशन को प्रभावित करता है, वो एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू यानी संपत्ति का अवशिष्ट मूल्य। जब संपत्तियों पर डिप्रिसिएशन लगाया जाता है और जो लास्ट में जो स्क्रैप बचता है उसको बेचने से भी कुछ पैसा मिल जाता है, तो जो स्क्रैप वैल्यू होता है जो अनुमानित होता है वो भी हमको संपत्ति पर कुछ न कुछ पैसा मिल जाता है जो डिप्रिसिएशन को इफेक्ट करता है। अब हमको मान लीजिए कोई डिप्रिसिएशन निकालना हो, इस आधार पर कोई एक उदाहरण मिल जाए कि एक कंपनी है जिसने 50,000 रुपये का एक मशीन खरीदा। ठीक है, यानी कंपनी की लागत कितनी है 50,000 रुपये, एसेट्स की लागत, एसेट्स उसने खरीदा कुल 50,000 रुपये की। ठीक है, 50,000 रुपये का उसने एक एसेट्स खरीदा, उसका अनुमानित जीवन जो है 10 साल का है, 10 ईयर है, 10 साल उसका अनुमानित जीवन काल है। और उसकी स्क्रैप वैल्यू जो है, स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू उसकी हो गई 6,000 रुपये। स्क्रैप वैल्यू उसकी कितनी है 6,000 रुपये है। तो अब इस आधार पर हमको डिप्रिसिएशन निकालना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, इसको कैसे कर लेंगे हम। अगर मान लीजिए हमको यहाँ डिप्रिसिएशन चार्ज करना हो तो डिप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ एसेट्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स प्लस स्क्रैप वैल्यू, इसका कितना हो जाएगा, स्क्रैप वैल्यू कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस हो जाएगा, माइनस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू अपन हो जाएगा नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर। ये जो नंबर ऑफ ईयर है एस्टिमेटेड, ये जो एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे करके देख लेते हैं। तो ये 50,000 हो जाएगा, 50,000 माइनस 6,000 अपॉन 10, 10 साल की हमारी मशीन की लागत है। तो इस आधार पर अगर हम निकालेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ये हो जाएगा 44,000 अपॉन 10, तो ये आपका आ जाएगा 10 से 10 हो जाएगा, आ जाएगा कितना आ जाएगा 4,400 रुपीज। ठीक है, तो ये आपका जो डिप्रिसिएशन हो जाएगा 4,400 रुपीज। तो ये जो फैक्टर हैं ये डिप्रिसिएशन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, पहला है संपत्ति की कुल लागत, फिर है संपत्ति की अनुमानित जीवन, और है संपत्ति की अवशिष्ट मूल्य। ठीक है, तो ये जो 3 कारण हैं ये तीनों आपको डिप्रिसिएशन को प्रभावित करते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं ह्रास लगाने की विधियां। ठीक है, डिप्रिसिएशन चार्जिंग ऑफ मेथड। डिप्रिसिएशन चार्जिंग मेथड, तो देखिए डिप्रिसिएशन को चार्ज करने की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन आपके बुक्स में आपको केवल 2 मेथड्स को पढ़ने हैं। फर्स्ट है सरल रेखा पद्धति या सरल रेखा विधि, और दूसरा है क्रमागत ह्रास विधि। तो यहाँ पर हम केवल इन 2 विधियों की ही बात करते हैं। तो जो पहली वाली विधि हमको पढ़नी है वो है सरल रेखा पद्धति। ठीक है, उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसको बोलते हैं शॉर्ट में SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। इसको और कई नामों से जाना जाता है। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम और कई नाम से जानते हैं। इसको हम बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। मूल लागत पद्धति भी इसको बोलते हैं।
इसको और नाम जानते हैं, जैसे हो गया फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, तो जैसे आपके भी घर में बहुत सारे नाम होते हैं, टोनू मोनू आपको कर करके लोग बुलाते हैं, वैसे ही स्ट्रेट लाइन मेथड के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन इनका मीनिंग सेम है, इनका कार्य एक ही है, नाम अनेक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसको स्ट्रेट लाइन मेथड यानी सीधी रेखा पद्धति क्यों कहते हैं। क्योंकि इसको जब हम ग्राफ में दर्शाएंगे तो जो हमारा ग्राफ होगा वो एक सीधी रेखा पर प्रचलन करेगा, इसलिए हमको इसको हम सीधी रेखा पद्धति या स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं। ठीक है, आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो जब डिप्रिसिएशन को प्रदर्शित करेंगे तो वो जो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होगी एक सीधी रेखा होगी, इसीलिए इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड या SLM बोलते हैं। ठीक है, सेकंड है ओरिजिनल कास्ट मेथड या मूल लागत पद्धति। तो ओरिजिनल कास्ट जो मेथड होता है, डिप्रिसिएशन हमेशा जो एसेट्स का मूल लागत है उसी पर चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम मूल लागत पद्धति भी कहते हैं। फिर थर्ड है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या स्थायी किस्त पद्धति। स्थायी किस्त पद्धति में क्या होता है, जो डिप्रिसिएशन का किस्त होता है वो प्रत्येक ईयर में इक्वल होता है, समान होता है। यदि किसी साल आपने 10,000 डिप्रिसिएशन चार्ज किया तो वो 10 साल हर साल चार्ज होते जाएगा। ठीक है, तो वो इक्वल होगा। फिर है इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी यही है कि जो हमारा इंस्टॉलमेंट होगा वो इक्वल होगा, समान होगा। तो ये 4 मेथड है, इसको हम कई नामों से एक ही मेथड है, इसको कई नामों से हम जानते हैं, यानी सरल रेखा या सीधी रेखा पद्धति, मूल लागत पद्धति, स्थायी किस्त पद्धति या समान किस्त पद्धति। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसको खाते किसे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। जो सरल रेखा पद्धति होती है उसमें संपत्ति के जो मूल लागत होती है उसी पर हम हर साल डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, और जो हमारा किस्त होता है यानी जो हमारा डिप्रिसिएशन की राशि आती है वो प्रत्येक साल बराबर होती है। संपत्ति का मूल्य जो है लास्ट में या तो 0 हो जाता है या अवशिष्ट मूल्य के बराबर तक आकर के रुक जाता है। इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं। ठीक है, जैसे हम इसको उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। जैसे एक मान लीजिए कोई एसेट्स है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, ठीक है, 1 लाख रुपये है। वो एक एसेट्स है जिसकी कॉस्ट जो है 1 लाख है। अब हमको इस पर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन जो है वो आपको 10% चार्ज करना है। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन का अमाउंट कितना होगा, डिप्रिसिएशन कितना होगा। ठीक है, डिप्रिसिएशन, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। डिप्रिसिएशन कितना निकलेगा, डिप्रिसिएशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ एसेट्स यानी 1 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% अपॉन 100। ठीक है, तो इसको हम लोग चार्ज करके देखते हैं। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। 10,000 ये आपका डिप्रिसिएशन हो गया। फिर आप सेकंड ईयर में, यानी ये जो डिप्रिसिएशन है ये फर्स्ट ईयर में हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर हो गया। अब आप सेकंड ईयर में जब आप डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो आपका जो सेकंड ईयर का डिप्रिसिएशन आएगा वो फिर हम 1 लाख पर ही चार्ज करेंगे, और वो जो डिप्रिसिएशन आएगा वो भी 10,000 ही आएगा। फिर जब हम थर्ड ईयर में निकालेंगे तो वो भी हम डिप्रिसिएशन इसी अमाउंट पर चार्ज करेंगे, और जो डिप्रिसिएशन आएगा वो 10,000 ही आएगा। यानी ये जो डिप्रिसिएशन की राशि होगी वो हर साल इक्वल होगी, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड। बात समझ में आ गई इतनी आपको। अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड मेथड क्या है, क्रमागत ह्रास पद्धति। क्रमागत ह्रास पद्धति अभी हम लोग देख लेते हैं। जो सेकंड मेथड है उसको देख लेते हैं। रिटन डाउन मेथड इसको बोलते हैं, रिटन डाउन मेथड।
ठीक है, रिटन डाउन मेथड, या इसको एक और नाम से जाना जाता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसको क्रमागत ह्रास पद्धति या अवलेखित ह्रास पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इसमें होता क्या है, जब हम किसी संपत्ति के मूल्य में ह्रास निकालते हैं तो फिर जो फर्स्ट ईयर में हमारा जो इंस्टॉलमेंट आएगा वो अधिक होगा, सेकेंड ईयर में थोड़ा सा कम होगा, लास्ट ईयर में सबसे कम होगा। यानी संपत्ति का जो मूल्य होगा धीरे धीरे घटता जाएगा और ह्रास की राशि धीरे धीरे घटती जाएगी, और जो संपत्ति का अंतिम वैल्यू होगी वो जीरो कभी नहीं होगी। ठीक है, पहली वाली विधि में, सरल रेखा विधि में, लास्ट में संपत्ति की वैल्यू या तो जीरो हो जाएगी या तो अवशिष्ट मूल्य के बराबर हो जाएगी, लेकिन यहाँ वो संपत्ति की जो वैल्यू होगी जीरो नहीं होगी। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हम जब संपत्ति पर ह्रास लगाते हैं तो जो उसके बाद यानी एक बार डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो संपत्ति की वैल्यू बचती है उसमें से हम फर्स्ट ईयर के डिप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। उसके बाद जो राशि बचती है फिर उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, फिर उसी राशि को फिर हम एसेट्स की राशि में से माइनस करते हैं, फिर जो बचता है उसमें से हम उसको करते हैं। यानी ये प्रक्रिया हमारी बार बार चलते रहती है। जैसे इसको उदाहरण के द्वारा हम लोग भी समझते हैं, यानी एक एसेट्स है, ठीक है, एसेट्स है 1 लाख की, पहला वाला ये हम लोग उदाहरण लेते हैं, इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन रेट जो है, डिप्रिसिएशन रेट जो है वो आपका 10% ही लेते हैं, 10%। अब डिप्रिसिएशन कितना होगा, तो डिप्रिसिएशन 2-3 साल का जब हमको निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, यानी हमारा हो जाएगा डिप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, डिप्रिसिएशन इक्वल टू 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख इंटू 10/100। ठीक है, ये हम निकाल लेंगे तो फर्स्ट ईयर का जो हमारा आएगा वो 10,000 आएगा। ठीक है, 10,000 आ गया हमारा फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन। अब हमको सेकेंड ईयर का जब डिप्रिसिएशन निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 1 लाख में से यहाँ हम कर लेते हैं 1 लाख हमारा है, ठीक है, 1 लाख में से हम 10,000 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 90,000। ठीक है, अब हम सेकेंड ईयर जब डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो इस 90,000 रुपये पर निकालेंगे, ना कि 1 लाख पर। स्टेट लाइन मेथड में हम हर साल 1 लाख पर निकालते थे, लेकिन यहाँ पर हम घटती जो रेट होगी उसी पर निकालेंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटन डाउन मेथड। अब हम सेकेंड ईयर के लिए निकालते हैं, यानी ये तो फर्स्ट ईयर के लिए हो गया, ये फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन हो गया। अब सेकेंड ईयर का देखते हैं, सेकेंड ईयर डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा। अब यहाँ 1 लाख की जगह कितना करेंगे, 90,000 रुपये, 90,000 का 10%, ये आ जाएगा आपका 9,000 आ जाएगा। तो फिर अब क्या करेंगे, ये जो 90,000 वैल्यू थी इसमें से फिर हम 9,000 माइनस कर देंगे, अब हमारा आ जाएगा 81,000 आ जाएगा। तो सेकेंड ईयर का हमारा जो डिप्रिसिएशन आया वो 9,000 आया। अब थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन हम निकालेंगे, जो हमारा थर्ड ईयर का डेप आएगा वो कितना आएगा, 81,000 इंटू 10/100। अब इसको करेंगे तो कितना आएगा आपका 8,100। ठीक है, यहाँ देखिए आप लोग, जो हर साल का डिप्रिसिएशन की वैल्यू आ रही है वो घटते जा रही है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं घटते मूल्य पर ह्रास, घटते हुए मूल्य पर ह्रास। इसका ये भी नाम है रिटन डाउन मेथड बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि ये जो वैल्यू है वो घटते जाती है। लेकिन जो हम फर्स्ट मेथड बताए थे, सरल रेखा पद्धति या स्ट्रेट लाइन मेथड SLM, उसमें जो है ये 10 इक्वल आते जाता था, लेकिन ये घटते जाता था। जब हम इसको ग्राफ पेपर पर देंगे, दर्शाएंगे, ये जो हमारा ग्राफ पेपर होगा ये ईयर हो जाएगा और ये डेप्थ हो जाएगा, तो जो हमारा ग्राफ होगा ऐसे धीरे धीरे नीचे की ओर गिरना शुरू होगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड है उसमें जो हमारा ग्राफ होगा वो ऐसे होगा, एकदम सीधी रेखा में ये स्ट्रेट लाइन चलता जाएगा। ठीक है, ये ईयर होगा, ये डेप्थ होगा, तो हमारा ये स्ट्रेट लाइन मेथड होगा और ये डिमिनिशिंग मेथड होगा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो इस प्रकार हम लोग देखा 2 मेथड है जिसको आपको पढ़ना है। डिप्रिसिएशन जांच करने के तो बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन आपके 11 के बुक में केवल 2 मेथड्स को ही आपको पढ़ना है, रिटन डाउन मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड।
तो आज हम लोगों ने केवल मेथड को ऊपरी तौर पर जाना, कल हम लोग प्रैक्टिकल के कुछ सवाल को देखेंगे और उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे।